हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपके डी ब्लॉक के कुछ जो एलिमेंट्स थे उनकी आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है वो भी हमने देख लिया था। और जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके जिंक, कैडमियम और एच नहीं होते हैं, बाकी सब होते हैं। ठीक है, वो हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने आपका कलर ऑफ कंपाउंड्स जो शो करते हैं वो क्यों शो करते हैं वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो स्टेबिलिटी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने की, वो भी हमने देख ली थी। और इसके साथ हमने आपका मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है वो भी हमने देख लिया था कि वो कैसे शो होता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टी को कुछ और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी आपकी अभी भी बाकी है। ठीक है ना, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम और पढ़ लेते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट वाली। ठीक है ना, या फिर हम कहेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। ठीक है ना, वैसे अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक कैरेक्टर केमिस्ट्री में आपका दो ही टाइप का होता है। ठीक है ना, एक तो आपका डायामैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक। ठीक है, वैसे तो आपके 5 टाइप के होते हैं, फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक टाइप के। ठीक है ना, तो 4-5 टाइप के आपके मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक जो कैरेक्टर होते हैं, बट वो फिजिक्स में होते हैं, उनको आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको केवल डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दो ही मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो आपकी हो सकता है 5th या 6th जो भी आपका पॉइंट हो फिजिकल प्रॉपर्टी का, वो नोट कीजिए। मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें हम, तो जो आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो हम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। डी ब्लॉक के अंदर जो आपके मेटल्स होते हैं वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, और उनमें कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो हम डिसाइड करते हैं आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट, इससे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल होता है आपका म्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, BM क्या होता है आपका, बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, एक यूनिट होती है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की। और यहाँ पे n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, उतना ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए, जैसे हम बात करें आपके Cu+, Cu2+, Zn2+, कोबाल्ट 3+। ठीक है, इनका अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1, कॉपर जिंक। ठीक है, तो 29, तो 3d10 4s1 क्लियर। कॉपर +1 में मतलब 3d10। ठीक है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी है, सब कंप्लीटली फिल है, मतलब अनपेयर्ड एक भी नहीं है, तो n की वैल्यू हो गई 0। जब आप यहाँ 0 रखोगे तो म्यू कितना आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, म्यू क्या आएगा आपका, 0। इसका मतलब क्या है, ये आपका डायामैग्नेटिक। क्या है आपका, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नेचर होता है आपका पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका नेचर क्या होता है आपका, डायामैग्नेटिक। चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे हम, विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका स्पीसीज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जबकि डायामैग्नेटिक क्या होता है,
डायमैग्नेटिक में आपके एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक है ना, या तो हो ही नहीं, जीरो हो, या फिर आपके जितने हो वो सब पेयर हो, तो आपके डायमैग्नेटिक होता है, अदरवाइज आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। म्यू बराबर जीरो है मतलब डायमैग्नेटिक हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है, सभी आपके पेयर्ड ही है। Cu2+ में अगर हम देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d9, 3d9 मतलब आपके एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका मतलब आपका जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, √3, या हम कह सकते हैं नॉन जीरो, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू आए बट नॉन जीरो आ रही, इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर क्या हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। Zn2+, इन दोनों का आप निकाल सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। जिंक 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d10। क्लियर। वापस n क्या है, जीरो, म्यू क्या होगा, जीरो, नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्लियर है। कोबाल्ट, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट 27 मतलब 3d, कोबाल्ट का क्या होता है 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन गए मतलब 2 तो s से निकल गए और 1 d से, मतलब 3d6 बचा, 3d6, 5 तो सिंगल भर गए, छठा वापस स्टार्टिंग में भरा, मतलब आपके पेयरिंग हो गई एक में, अनपेयर्ड कितने बचे 4, तो n की वैल्यू हो गई आपके पास 4, मतलब म्यू फिर से क्या हो गया, नॉन जीरो, तो नेचर क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। ओके, आया समझ में कि कैसे हम मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर आपको आया है समझ में तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन Fe plus x आयन, ठीक है, which have मैग्नेटिक मोमेंट, mm मीन्स आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, √35 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो x है प्लस में Fe +1 होता है, +2 होता है, +3 +4 +5 ऐसे होता है ना, वैसे Fe + x है, ठीक है ना, उस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, √35, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, किया ट्राई, स्टार्ट करूँ, ट्राई किया है ना, देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा, ठीक है। देखिए बोहर मैग्नेटॉन आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, 35, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, √n × n+2, यहाँ से आप √35 को √7 × 5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, n × n+2, ठीक है। अब इसको कोई सोल्व नहीं करने लग जाए, हो सकता है किसी की मैथ्स अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो हो सकता है वो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, फिर n² + 2n - 35 = 0 करके फिर वो इक्वेशन को सोल्व करने लग जाए, ठीक है ना। तो इतना आगे भी नहीं सोचना है, ठीक है ना, नॉर्मल सोचना है। 7 × 5 आपका 35, ठीक है, n × n+2, यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो आप, n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5। क्लियर है, आया समझ में, n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5। अब देखिए आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका, मैग्नीज आयरन 26 होता है आपका 3d6 4s2। अब आप मुझे बताइए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं बना देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये आपका S वाला, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए अपने पास
n बराबर 5 होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि कब आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ठीक है, Fe नॉर्मल है, एक इलेक्ट्रॉन गया, पहले तो S से जाएंगे। ठीक है, 3d5 4s2, क्लियर है। 3d5 4s2, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया आपके पास, S में से क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मतलब Fe+1 में 3d6 4s1, Fe+1 में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 3d6 4s1, मतलब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस बार, 5 हो गए, और अपने को क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आएगी, प्लस x है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि Fe प्लस जैसे ही हुआ आपका एक इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 5, S में से ही पहले निकलेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके क्लियर है, सही है। आपके x की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला 4s1 हो गया, तो 4 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और अपने को n की वैल्यू भी क्या चाहिए थी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 चाहिए थे। ठीक है ना, 5 हो गए, Fe+1 की स्टेट में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं छोटे मोटे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, ओके, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, इसमें Fe+1 होता है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है +1। ठीक है, लेकिन Fe की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो होती है +2 और +3। ठीक है ना, तो ये जो डिपेंड करेगा आपका आंसर, ये आपका आंसर एक तो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में +1 दिया है तो आपका आंसर +1 रहेगा, लेकिन अगर मान लो आपको ऑप्शन में +1 नहीं दिया है तो क्या करोगे, क्यों, क्योंकि Fe जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। ठीक है ना, ये किसी किसी कंपाउंड में ही आपका ये +1 शो करता है। ठीक है ना, रेयर होता है, तो कॉमन होती है +2 और +3, तो आपको उस तरफ से भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एडवांस लेवल में मिल जाते हैं। ठीक है ना, या फिर एम्स के एग्जाम में आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपके 2 आंसर आ जाते हैं, फिर आपको सोच के बताना पड़ता है कि आंसर क्या होगा सही। ठीक है ना, तो देखिए, अगर मान लो नॉर्मल ऑप्शन है +1 दिया है तो वो तो सही है, अगर मान लो आपका +1 ऑप्शन नहीं दिया है, 2 3 4 5 कुछ भी दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, Fe 3d6 या 4s2 है, एक इलेक्ट्रॉन में 5 आ गया। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, अब क्या होगा आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, एक और निकाला, इस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे Fe+3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे भी आपके पास n की वैल्यू 5 आती है, और +3 क्या है, आयरन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो आपका आंसर x = 3 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके जवाब क्या है आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो आपको वहीं पे तुरंत सोच के जवाब देना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये तो चलो ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं तो उनमें आपका एक ही आंसर आता है जो उसकी नॉर्मल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन ही ऐसा ट्रिकी वाला ही दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका डी ब्लॉक के बाद 9th चैप्टर होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और किसके साथ बनते हैं, आपके डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ। तो देखिए उसका क्या रीजन होता है। ठीक है ना,
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है आपके डी ब्लॉक के मेटल्स की। रीजंस क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक और मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म complex compounds ड्यू टू, उसके क्या क्या आपके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रीजन तो क्या होता है, इनके स्मॉल साइज होती है, ठीक है ना। हमें पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सेकंड होता है इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आपका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रोटॉन भी ज़्यादा है, तो आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है वो भी ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं ये किसी भी दूसरे एलिमेंट से या तो लोन पेयर ले सकते हैं, उसको अपना मतलब अवेलेबल करवा सकते हैं अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये टेंडेंसी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। थर्ड आपका रीजन क्या रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपके डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप। फिर इसके बाद इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और है वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज कैटालिटिक एक्टिविटी। जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो अधिकतर एज ए कैटेलिस्ट की फॉर्म में भी वर्क करते हैं, ठीक है ना। आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होगी अब तक जिनमें आपके डी ब्लॉक के मेटल्स आपको एज ए कैटेलिस्ट मिले होंगे, ठीक है ना। इसलिए इनकी जो टेंडेंसी है कैटेलिस्ट की वो भी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। कैटेलिस्ट एक्टिविटी, ठीक है ना, ये एक अच्छे कैटेलिस्ट भी होते हैं। रीज़न क्या होता है वो हम देखते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस आपने देखी होगी, जैसे हाइड्रोजिनेशन एक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, आपका अनसेचुरेटेड आपका जो कार्बन होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके, अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो आपके कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो कैटेलिस्ट काम में लेते हैं वो आपके पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर निकल, ठीक है ना। ये सब आपके डी ब्लॉक के ही मेटल्स होते हैं जो हम काम में लेते हैं एज ए कैटेलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया के फॉर्मेशन की, N2 प्लस H2 गिव्स यू, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ट्वाइस ऑफ NH3। यहाँ पे हम जो आपका कैटेलिस्ट काम में लेते हैं वो क्या होता है, एक तो Fe और उसके साथ में क्या होता है मोलिब्डेनम, जो एज ए कैटेलिस्ट एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है, कैटेलिस्ट को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये जो दो मेटल्स हैं ये भी आपके क्या हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एज ए कैटेलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। आप नोट बना के लिख भी सकते हो, मोस्ट ऑफ दी और वी कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, ठीक है ना, डी ब्लॉक मेटल्स वर्क एज ए कैटेलिस्ट इन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। बहुत सारी आपकी रिएक्शंस होती है, उनमें आपका डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं एज ए कैटेलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। देखिए वर्क कैसे करते हैं, अगर हम देखें तो ये आपकी मेटल सरफेस होती है, ठीक है ना, ये आपकी मेटल सरफेस है, ठीक है, ये आपकी क्या मेटल सरफेस है।
मेटल सरफेस के पे क्या होती है आपको पता ही होगी, छोटे छोटे इनके पास इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स खाली बीच में क्या होती है, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में खाली खाली जगह होती है, जहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, आपके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको जगह दे सकते हैं, ठीक है ना, अगर उनकी साइज इनकी साइज के बराबर होती है वॉइड्स की साइज की, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे ये गैस है, जैसे H2 गैस है मान लो, ये जैसे मेटल के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, यहाँ से मेटल के साथ ये क्या करेगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगी। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है आपका, फॉर्म होना स्टार्ट होता है। मतलब आपकी जो हाइड्रोजन है वो मेटल की सरफेस के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करती है, और अपना जो बॉन्ड होता है वो क्या है, ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है, जो मेटल की सरफेस है वो आपको, जो आपके रिएक्टेंट है उनको एज सरफेस की तरह मिल जाती है, जिसके ऊपर वो वर्क कर सकते हैं, मतलब रिएक्टिविटी कर सकते हैं, रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह का कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का काम भी यही है कि आपका जो रिएक्टेंट है उसको क्या प्रोवाइड करवाना, सरफेस प्रोवाइड करना रिएक्शन के लिए, ठीक है। कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, इनके पास मेटेलिक बॉन्डिंग तो है ही, मेटल्स में आपस में बॉन्ड होता ही सी, ठीक है। उनके बीच में जो स्पेस होता है, खाली खाली स्पेस, जिनको हम बोलते हैं वॉइड, उनमें आपके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, एक सरफेस प्रोवाइड करवा देते हैं उनको, इसीलिए वो आपस में एज ए आपकी जो रिएक्शन है वो भी, रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये जो होता है आपका एड्जॉर्ब हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो आपके मेटल की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं, एड्जॉर्ब। आपके सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें आप एड्जॉर्बर को सुनोगे और ज़्यादा डिटेल से। एड्जॉर्ब मतलब जो मेटल, ये आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जो एटम है वो क्या है, मेटल की सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ऊपर सरफेस पे रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, केवल और केवल सरफेस के ऊपर, इसे हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये जो एड्जॉर्प्शन है ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है फिजियोप्शन और एक होता है केमिसोप्शन, ठीक है। केमिसोप्शन में आपका क्या है, केमिकल बॉन्ड जहाँ बनते हैं वो होता है आपका केमिसोप्शन टाइप का, केमिसोप्शन, केमिसोप्शन, ठीक है ना, इसको हम केमिसोप्शन बोलेंगे, ठीक है ना। ये और आप डिटेल में पढ़ोगे, इसको इन वर्ड के ऊपर मत जाना, ठीक है ना, कोई इनके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सरफेस केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। कुल मिला के ये याद रखना है कि जो मेटल की सरफेस होती है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को सरफेस प्रोवाइड करवाती है, मतलब एरिया प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो उस पर रिएक्शन कर सके, ठीक है। और इससे होता क्या, आपकी रिएक्शन की रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो और जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। यही कैटलिस्ट का वर्क भी होता है, वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, और आपके जो रिएक्शन की जो रेट होती है उसको क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक है ना, आपको प्रोडक्ट जल्दी मिलता है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है आपकी कौन सी, डी ब्लॉक के मेटलिस्ट की, कि वो आपके एज ए कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं आपके कि द मेटल adsorb the reactant gas molecules and provide them surface area for further reaction। वो क्या करते हैं, आपके केवल और केवल सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके डी ब्लॉक के मेटल्स जो एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो कैटलिस्ट एक्टिविटी होती है, इनके रीजन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपके डी ब्लॉक के ही मेटल्स हैं, वही केवल ऐसी प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। तो आप रीजन देख सकते हो कि एक तो इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है ना। जैसे
ये इनसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, तो मतलब इनकी वैलेंसी इंक्रीज होगी, या फिर जब वापस टूटेगा तो वापस डिक्रीज होगी, मतलब इनकी जो वैलेंसी में चेंजेस होंगे, ठीक है। और मेटल जो ये होती है आपकी, इनको पहले ही इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये +1 +2 +3 +4 कुछ भी शो कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए एक तो ये इनको कोई टेंशन नहीं है, कुल मिला के देखा जाए तो वैलेंसी चेंज होने का कोई लफड़ा नहीं है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो पहले से है ही सी, ठीक है ना, तो वो स्पेस पहले से प्रोवाइड करवा देते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को, तो कोई भी टेंशन नहीं होती है। इसीलिए आपके ये जो मेटल्स होते हैं ये आपके एज ए कैटेलिस्ट की तरह बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो यहीं पे कि रीजन्स क्या है, रीजन्स फॉर कैटेलिटिक एक्टिविटी, कैटेलिटिक एक्टिविटी के क्या क्या आपके रीजन्स हैं कि क्यों आपकी ये डी ब्लॉक की मेटल्स ही है वही कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक है। रीजन में फर्स्ट क्या आएगा, इनके पास एक तो वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है ना, सो वेरिएबल वैलेंसी अवेलेबल, या फिर वेरिएबल वैलेंसी होती है इनकी, ठीक है ना, एक तो वो रीजन हो जाएगा। सेकंड क्या है, आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल, ठीक है ना, तो जिसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन को वो ये आपका स्पेस भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है ना, तो दोनों तरह से आपको फ्री रहता है ये, ठीक है ना। इसलिए आपके डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो एज ए कैटेलिस्ट की तरह बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इन टर्म्स के ऊपर मत जाना, रिसर्च करने मत बैठना, ठीक है ना, पढ़ लिया देख लिया भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है इन वर्ड के ऊपर, ठीक है ना, वहाँ आप अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आपकी, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या है आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो आपके जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, देखिए होता क्या है, ये बहुत सिंपल वर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी मेटल ले लो आप, जैसे क्रोमियम ले लिया हमने, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, ये आपके मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक क्रोमियम आपका दूसरे क्रोमियम से, फिर वो आपका तीसरे क्रोमियम से, फिर मतलब इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा, मेटल बनेगा, ठीक है। क्रोमियम, ये आपका क्रोमियम, क्रोमियम, इनका मेटल का क्या होता है, पूरा का पूरा आपका लेटिस होता है, ठीक है, लेटिस की फॉर्म में आपके मेटल्स रहती है, ठीक है, इस तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, क्या बोलते हैं हम इनको, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल बोलेंगे, या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर आप इसे वॉइड भी बोल सकते हो, वॉइड, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल मतलब खाली जगह है, ठीक है, वॉइड मतलब वही है, ठीक है। तो होता क्या है, जब कोई भी छोटा साइज वाला मॉलिक्यूल, मतलब छोटा साइज वाला एटम, जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, बोरोन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ये क्या है, स्मॉल साइज के आपके एटम्स हैं, जब इनके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या है, ये जो खाली स्पेस होता है, ये जो खाली स्पेस होता है उसमें क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे आके, क्योंकि साइज तो इसी के या तो इससे छोटी है, अगर इससे बड़े होंगे तो आएंगे नहीं, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटे हो, तो ये क्या करते हैं आपके इस खाली स्पेस पर, वैकेंट स्पेस पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और इनसे जो आपका कंपाउंड बनता है उसे ही हम बोलते हैं आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है ना। अब ये इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि ये आपकी हर एक स्पेस में आए, हो सकता है कार्बन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ठीक है ना, तो ये फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है।
इसकी वजह से आपकी जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो आपने देखा होगा जैसे FeO होता है एक, तो ये होता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, एक होता है Fe0.94O होता है ना, तो वो होते हैं आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो उनमें होता यही है कि जितने भी आपके वैकेंट स्पेस होते हैं आपके ये वॉइड्स वगैरह, उनमें 100% आपके जो स्मॉल एटम्स हैं, कोई भी ये कार्बन हाइड्रोजन, वो नहीं होते हैं, ठीक है ना, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक फैक्टर होता है। इसके अलावा आपके पास जो मेटल होता है वो भी अलग वेरिएबल वैलेंसी वाला हो सकता है, जैसे 1+2 वाला हो, 1+3 वाला हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनते हैं, वो भी हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो, ठीक है ना। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम की रिएक्शन में आप करवा देता हूँ कार्बन के साथ, ठीक है, जैसे मैं क्रोमियम की कार्बन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, कार्बन तो क्या है अंदर आके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और आपका कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं Cr4C3 टाइप का, इसे हम बोलते हैं क्रोमियम कार्बाइड, क्रोमियम कार्बाइड, ठीक है ना। इसकी वजह से होती क्या है, ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनकी हार्डनेस बढ़ जाती है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी हार्डनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये आपका बन जाता है क्रोमियम कार्बाइड बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही आयरन है, आयरन की कार्बन के साथ रिएक्शन करा दो, Fe3C टाइप का आपका कार्बाइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सीमेंटाइट, सीमेंटाइट, ठीक है, नाम में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना, पर फिर भी आप ध्यान रख सकते हो, क्रोमियम कार्बाइड और सीमेंटाइट, ठीक है। ये होते हैं आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर हम थ्योरी में लिखना चाहें तो थ्योरी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। when small size atom like कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, ठीक है, नाइट्रोजन एक्सेट्रा are placed in between the metal interstitial sites the compound form is known as interstitial compounds, interstitial compound. When small size atoms like chromium, hydrogen, boron, nitrogen, etc. are placed in between the metal interstitial site, the compound form is known as interstitial compounds, ठीक है ना। तो जनरली आपके डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है, ठीक है ना, उन्हीं के साथ ही ये आपकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटी मोटी प्रॉपर्टियाँ रहती है, ठीक है ना, इनको ज़्यादा ध्यान मतलब ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट तो रहती है, याद रखना है, ठीक है ना, पर ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए कि हाँ ये खाली जगह है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है छोटा आइटम, ठीक है ना, बस उससे जो कंपाउंड बनता है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, दैट्स इट, सिंपल, खेल खत्म, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और दूसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी अलॉयज फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो आपके अलॉयज भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। अलॉयज मतलब क्या होता है, हम सब यूज करते ही हैं अलॉयज, ठीक है ना, जैसे स्टील है, स्टील क्या है, एक अलॉय है, किसका किसका, आयरन और कार्बन का, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है आपके, ये भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है ना, अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। अलॉय फॉर्मेशन में होता क्या है वैसे अलॉय फॉर्मेशन एक ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
तो हम कह सकते हैं alloy is homogeneous mixture of metals, या हम कह सकते हैं homogeneous solution of metals, homogeneous solution of metals in which one metal or non-metal combine with another metal। ठीक है, तो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जो अलॉय होती है दो मेटल्स के बीच में बनती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो सकता है, मतलब सामने वाला मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे आपका स्टील किस किस से मिलके बना होता है? आयरन और कार्बन, अलॉय ऑफ आयरन Fe प्लस कार्बन। आयरन क्या है आपका? मेटल है। कार्बन क्या है आपका? नॉन मेटल। तो ये जरूरी नहीं है कि मेटल और मेटल से आपका अलॉय बने, मेटल और नॉन मेटल से भी बन सकता है। ठीक है, दूसरा हम देख सकते हैं ब्रांज या ब्रोस की अगर हम देखें तो ये भी अलॉय होता है आपका। ये किस किस का होता है आपका? कॉपर प्लस जिंक का अलॉय होता है ब्रोस। ठीक है, एक होता है ब्रोंज किस किस का अलॉय होता है? ये आपके अलॉय होता है कॉपर प्लस टिन का। ठीक है ना, तो ये छोटा मोटी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब कौन किस से मिलके बनता है, ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, क्लियर? इसको नोट कीजिए। इसकी एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, वो भी हम यही देख लेते हैं आपका, जो क्या है आपकी। ठीक है ना, चलिए यही देख लेते हैं हम। वो है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। देखिए आपने सुना भी होगा, जैसे FeO होता है एक, तो इसमें आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:1। ठीक है, वैसे होता है आपका Fe 0.94O। यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1 नहीं, वो क्या है? 0.94 और 1:1 है। मतलब क्या है, यहाँ पे आपके देखोगे तो आयरन और ऑक्सीजन 1:1 रेशियो में, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जब भी आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, ये समझिए आप कि उस कंपाउंड में आपके वेरिएबल वैलेंसी है, मतलब उस कंपाउंड में आपको +2 भी मिलेगा और +3 भी मिलेगा, तभी जाके वो आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या इनमें कि कहीं कहीं जैसे Fe2+ का लेटिस है, ठीक है ना, तो उसमें से होता क्या है, 3 Fe2+ वाले आयरन निकल जाते हैं, एटम निकल जाते हैं। ठीक है, उसकी जगह आपके 2 Fe+3 वाले एटम आ जाते हैं। कितने? 2 Fe+3 वाले। +3 वाले क्यों आते हैं? 2, क्योंकि उससे चार्ज आपका बैलेंस हो जाता है। +2 वाले निकले 3, मतलब टोटल चार्ज कितना निकला आपका, जो आपका लेटेस्ट था उसमें से +6। ठीक है, +6 को बैलेंस करने के लिए +3 वाले कितने चाहिए? 2, तो +3 वाले 2 आ जाते हैं। ठीक है, रिप्लेस हो गए, तो आपका चार्ज तो हो गया बैलेंस। ठीक है, बट आपके पास एक वेकेंट स्पेस क्लियर हो गया है, एक वेकेंट स्पेस हो गया है। ठीक है, उस वजह से जो रेशियो होता है Fe का, वो क्या हो जाता है? 1 से कम हो जाता है, इसलिए वो आपका धीरे धीरे कम होते, मान लो 0.94 रह गया। ठीक है, हो सकता है 5 या आपके 10 Fe2+ वाले आयन निकले हो। ठीक है, और उनको रिप्लेस करने के लिए 5 या 6 या 7, जो भी उनको बैलेंस कर सकते हैं, उतने Fe3+ वाले आयन आ गए हो। ठीक है, चार्ज आपका बैलेंस हो गया, पर उससे क्या होता है, वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है, और इसकी वजह से जो रेशियो होता है वो 1:1 नहीं हो पाता है, वो उससे कम हो जाता है, Fe 0.94:1 रहेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे आपके कंपाउंड होते हैं जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? सेम है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में आपके वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है ना, जो आपका
मेटल रहेगा वो आपकी वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, उसमें एक वैलेंसी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड दी मेटल, और या जो भी आपका एलिमेंट है, शो वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, वो आपके वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, आपकी एक वैलेंसी को शो नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ये तो आपका स्टोइकोमेट्रिक, ये आपका नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ये आपका नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है, ये आपका स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है? तो मतलब किसी एलिमेंट को अगर, किसी मेटल को अगर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बनाना है तो क्या चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, उसकी जो वैलेंसी होनी चाहिए वो वेरिएबल होनी चाहिए। सिंगल वैलेंसी वाला आपका जो मेटल रहेगा वो आपके नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पाएगा, वेरिएबल वैलेंसी होनी ही चाहिए, तभी जाके आपका वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, ओके। तो देखिए, आज जो अपनी क्लास थी उसमें हमने लेक्चर में 3-4 जो आपकी प्रॉपर्टीज़ बची हुई थी वो हमने देखी आपके डी ब्लॉक मेटल्स की। जैसे उनका एक तो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है वो हमने देखा है। ठीक है, इसके अलावा हमने एलॉयज कैसे फॉर्म होते हैं वो देखा, आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं वो देखा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं वो देखा। ठीक है, क्यों बनते हैं, ठीक है, वो उसके क्या क्या रीजन्स होते हैं वो हमने देखे। ठीक है ना, हमने नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स देखे। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी स्टार्टिंग से भी हमने जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ देखी, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना, आयनेशन एनर्जी, जितनी भी आपकी मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, ये सब आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, आपके डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।